हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम PYQ रिवीजन सीरीज देख रहे हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। आपके आगामी एग्जाम जो यूजीसी नेट या फिर बीपीएससी तैयारी 4 या अन्य टीजीटी पीजीटी 6 to 8 एलटी ग्रेड जो भी हैं, सेकेंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो कोई एक एग्जाम की तैयारी के लिए आप बिल्कुल भी इसे ना समझे, क्योंकि ये PYQ है, पूछे गए प्रश्न पत्र हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो ऐसा नहीं है, हिंदी साहित्य से है तो हिंदी साहित्य आपको पढ़ना है कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो हिंदी साहित्य अगर आपको पढ़ना है तो प्रश्न वहीं से हैं तो प्रश्न अगर वहीं से हैं तो आपको बखूबी ये हेल्प पहुंचाने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी में लगे हुए हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस चैनल के लिए, क्योंकि यहाँ मैं सभी PYQ कराने वाली हूँ। पहले मैं यूजीसी नेट के जितने भी 2004 से अभी लेटेस्ट जितने भी पेपर हैं सभी मैं कराने वाली हूँ। उसके बाद जितने भी स्टेट में हिंदी साहित्य से प्रश्न या फिर एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी मैं कराऊंगी। तो आप एकदम धैर्य बनाकर इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ PYQ माध्यम से आपको तैयारी कराने वाली हूँ जो कि आपको काफ़ी हेल्प पहुँचाने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल आप जुड़ें इस चैनल के साथ और देखें, इसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और चैनल पर नया है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको सही टाइम पर मिल पाए। और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें जो भी हिंदी क्षेत्र से जुड़े हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? तो कौन सी है? तो एक उद्धव शतक हो जाएगा, दूसरा भ्रमरदूत हो जाएगा। उद्धव शतक जो है ये किसका है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है, जो कि ब्रज भाषा में लिखित ये काव्य है। जबकि भ्रमरदूत जो है ये किसका है? तो ये सत्यनारायण कविरत्न जी का है, तो साथ में ध्यान रखना है। जबकि सुदामा चरित जो है ये नरोत्तम दास का है। और रास पंचाध्याय जो है ये नंददास का, जो कि किससे जुड़े हुए हैं? तो अष्टछाप कवि नंददास जो कहलाते हैं, नंददास अष्टछाप जो कवि आते हैं, अष्टछापी कवि हैं नंददास जी। तो बखूबी सभी जानते होंगे, तो इनका है, तो ध्यान में रखना है रास पंचाध्याय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं बताना है। तो इसमें हो जाएगा इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता और प्रबंध की यानी कि प्रबंधात्मकता यानी प्रबंधिक जो काव्य है, शायद आवाज़ आ रही होगी आपको, तो थोड़ा सा इशू हो रही है, एक मिनट। तो जारी होगी आवाज़। तो इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता ये द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता है। लेकिन ये श्रृंगारिकता ये रीतिकाल की हो जाएगी। और लाक्षणिकता ये जो है थर्ड नंबर का लाक्षणिकता ये किसका हो जाएगा? तो छायावाद की विशेषताएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है सभी युगों की विशेषताएं को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? तो ये पथिक और मिलन ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना हो जाएगा। पथिक जो है 1917 का है और मिलन 1920 की रचना है, और हालांकि यहाँ पर दिया गया है। चलिए तो ये जो है, और झरना प्रसाद जी का है 1918 की, और रश्मि 1932 जो कि महादेवी वर्मा जी का है, तो यहाँ पर दिया ही गया है। चलिए तो इसका हो जाएगा 2 और 3 किसमें है? तो सी ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। तो ये आवारा मसीहा तो जीवनी पर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। और महाभोज भी राजनीतिक पक्ष इसमें दिखाया गया है। लेकिन तमस और ये झूठा सच ये दो जो हैं उपन्यास, इसमें विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक जो विद्वेष है ये दिखाया गया है। तो 3 और 4 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए हालांकि देख लेते हैं आंसर इसका। हाँ डी ऑप्शन होगा। तो चलिए ये मैंने बता ही दिया।
तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के पात्र हैं। तो तमस उपन्यास के जो पात्र हैं ये रिचर्ड हो जाएंगे और लीजा हो जाएंगे, जो कि तमस उपन्यास के पात्र हैं। और आगे देख लेते हैं, कनक सिल्मा जो है ये अपने अपने अजनबी की पात्र है, और कनक जो है ये झूठा सच, जो कि यशपाल का उपन्यास है 1960 भाग 1 और 1958 में भाग 1 और 1960 में भाग 2, जो कि 2 भागों में इसका निकला हुआ है, प्रकाशित हुआ है। तो झूठा सच की जो है पात्र है ये कनक है, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, रिचर्ड और लीजा ये तमस उपन्यास की पात्र हैं। अगला देख लेते हैं, मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो आपका बंटी, महाभोज ये तो है, लेकिन सेल्यूस और बसंती नहीं है। तो 3 और 4 हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन में ही है। तो सेल्यूस जो है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, जबकि बसंती जो है भीष्म शाहनी का उपन्यास है, और महाभोज और आपका बंटी ये दोनों मनु भंडारी जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? दूध नाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। तो धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे और एक हो जाएगा निष्कासन। धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, निष्कासन दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है, जबकि खाली घर जो है 1969 एवं बसंत का एक दिन ये रामदरस मिश्र का कहानी संग्रह है। तो देखिए, खाली घर और बसंत का एक दिन ये 2 आपको यहाँ पर मिल गए कहानी संग्रह, तो आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है ऐसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? तो स्त्री नाटककारों की रचनाएं पूछी जा रही है। तो प्रजा ही रहने दो और उत्तर उर्वशी, बिना दीवारों का घर ये तो मनु भंडारी का है, और नेपथ्य राग ये मीराकांत का है। तो 2 ही ऑप्शन दिया गया है इसमें। थर्ड ऑप्शन रहता तो फिर इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति रहती, लेकिन 2 ऑप्शन है तो चुनने में इसमें सरलता मिलेगी। तो 2 और 4 किस में है? 2 और 4 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। हालांकि देख लेते हैं आगे इसका क्या है। तो मीराकांत का प्रसिद्ध नाटक नेपथ्य राग है, और उत्तर उर्वशी ये हमीदुल्लाह का है, और प्रजा ही रहने दो ये गिरिराज किशोर का नाटक है। तो साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है, अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं 2, क्योंकि अन्य ऑप्शन से ही आप अगले एग्जाम में प्रश्न को पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवाद उक्तियों में से कौन सी है? तो चाणक्य का पूछा गया है चंद्रगुप्त में। तो संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो ये है, ये किसका है? तो ये चंद्रगुप्त का है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। साथ में देख लेना है कि ये किसका है, ये पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है। तो ये पूछा गया था, आप देखे होंगे शायद, मैंने जब करवाया था तो 2018 या 19 में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये किसका था? ये चंद्रगुप्त का है। तो यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है? चाणक्य का। तो ये नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा 2 और 4। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, बिल्कुल ये है, ठीक है। तो इसमें लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो 2 है, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। चलिए आगे देखते हैं, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, बिल्कुल ये भी चाणक्य का है। तो 2 और 3, हालांकि तो देख सकते हैं कि 2 ही यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब आसानी से बी कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा भी देख लेते हैं, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो ये किसका है? आपको ध्यान रखना है। तो ये शायद राक्षस का है। तो आपको इस तरह की जो कोटेशन पूछे जाते हैं नाटक से, उपन्यास से, तो ये थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसका अच्छे से आंसर कर पाएंगे। चलिए, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है।
तो देखिए कि इसमें स्टार दिया गया था क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है। कौन सी? कुछ चंदन की कुछ कपूर की, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं दिया गया था। और ये अंगद का नियति जो है ये किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल जी का ये था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए कि किस किस को नमन करूं, ये शिव प्रसाद सिंह का है। अस्मिता के लिए और एवं अंगद की नियति, ये विद्यानवश मिश्र का निबंध ठहराया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन था, इसलिए इसमें स्टार मार्क दिया गया था। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है इन चारों को, ठीक है, कि किसका है। तो अस्मिता के लिए और अंगद की नियति, तो अस्मिता के लिए और अंगद की नियति, अस्मिता के लिए और अंगद की नियति। तो यहाँ पर 1 और 3, तो इसके हिसाब से तो ए होगा, लेकिन यहाँ पर स्टार मार्क दिया गया था क्योंकि गलत भी था इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो आज का अतीत, ये तो भीष्म साहनी जी का है, भीष्म साहनी का है आज का अतीत। यहाँ पर देखिए भीष्म साहनी का है। और कौन सा है? पानी बिच मीन पियासी, ये किसका है? तो ये मिथिलेश्वर जी का है, मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है। जबकि तिरस्कृत दलित लेखक सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। और मेरी पत्नी और भेड़िए दलित लेखक एवं चिंतक डॉक्टर धर्मवीर की है। डॉक्टर धर्मवीर भारती नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है, डॉक्टर धर्मवीर। तो ये जो है तिरस्कृत और मेरी पत्नी और भेड़िया, ये दलित आत्मकथाएं हैं, लेकिन आज के अतीत और पानी बीच मीन प्यासी, ये दलित आत्मकथाएं नहीं है। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है तो उसके हिसाब से आपको चलना है आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं यहाँ पर पूछी गई हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या है। तो 1 और 3 दिया गया है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना और कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, तो 1 है और 3 है सही। तो ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना एवं कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, इसमें शामिल था। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की ये विशेषताएं हैं। जबकि सगुण ईश्वर की उपासना सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है। और नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना भी प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें नायिका को ईश्वर के समकक्ष मानने की परंपरा है, नायक का नहीं है। नायक को नहीं मानते थे ईश्वर, नायिका को माना जाता था। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि जितना भी सूफी काव्य लिखा गया था तो उसमें क्या है कि जहाँ प्रेम मार्गी है वहाँ पर नायिका की विशेष भूमिका आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए नायिका को ईश्वर के समकक्ष मानने की परंपरा है, ना कि नायक को। तो ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है, यहाँ पर आपको देखना है और ध्यान में रखना है इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? तो ये हो जाएंगे दंतुल और फिर हो जाएंगे अनुस्वार। और श्वेतांग और श्यामल ये किसके हो जाएंगे? तो ये लहरों के राजहंस, उसमें श्वेतांग और श्यामंग है। ये मैंने पढ़ा भी था तो इसीलिए याद भी आ गया, हालांकि यहाँ पर दिया भी है। तो ये दंतुल राजपुरुष हैं, जबकि अनुस्वार नाटक में अधिकारी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये पात्र तो हैं आषाढ़ के एक दिन के, लेकिन इनका जो है व्यक्तित्व यानी कि उनका क्या है, किसके अंदर वो हैं या फिर कुछ हैं अधिकारी वगैरह, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो देख सकते हैं कि दंतुल को यहाँ राजपुरुष के रूप में देखा गया है एवं अनुस्वार जो है ये अधिकारी के रूप में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर श्वेतांग और श्यामल ये मैंने बता ही दिया कि ये लहरों के राजहंस के पात्र हैं।
श्वेतांग नंद का प्रधान कर्मचारी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देवंग विश्वास पात्र है तथा श्यामंग भी नंद का कर्मचारी है जो वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद से ग्रसित है। कौन? श्यामंग। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लहरों के राजहंस में ऐसा कौन सा पात्र है जो कि अंतर्द्वंद से ग्रसित है? तो ये पात्र है श्यामंग। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बताते चलूं कि ये पूछा जा सकता है और ये प्रश्न जरूर कभी ना कभी आएगा। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं तो हैं पूछी गई है। तो साहित्य का मर्म हो जाएगा और मध्यकालीन धर्म साधना हो जाएगा। तो 2 और 3, तो बी ऑप्शन राइट होगा। जबकि भारतीय सौंदर्य और तुलसीदास डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है एवं आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा किसका है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियां हैं? और प्रमुख रंग शैलियों को आपको ध्यान में रखकर जाना है क्योंकि यहाँ से पूछा जाने वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा माच और पंडवानी। तो आगे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तो नाचा एवं पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियां हैं, जबकि ख्याल जो है, ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। माच मालवा का प्रमुख लोक नाट्य रूप है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसे मालवी के अनेक क्षेत्रों में माचा, मछली, माचली, मचेली, मचान आदि नामों से भी जाना जाता है। पंडवानी शैली के गायन में तीजन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं सम्मान भी मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। तो राजस्थानी ये मालवी से संबंध हो जाएगा इसका, तो ए का 4th हो जाएगा। और पश्चिमी हिंदी से कन्नौजी, तो 1-2 का 3rd हो जाएगा। पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं इसमें, तो ध्यान रखना है। और बिहारी हिंदी तो ये भोजपुरी से संबंधित है। तो आपका जो हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, तो बता ही दिया मैंने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 67। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो ये हो जाएगा घनानंद का हो जाएगा आपका, कौन सा होगा? विरह लीला। बोधा का हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, तो 1 का 2 1 का 2, तो 1 का 2 तो एक ही में है, बी में। तो 2 का 3rd बोधा का बिरहवारी, सूदन का सुजान चरित और पद्माकर का जगत विनोद। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रतीकवादी विचारकों को नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि विज्ञान गीता ये तो केशव का हो जाएगा, और ज्योतिष्णा ये हो जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत का। तो 1 का 3rd किस में है? तो वो ये दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 का 4th हो जाएगा, तो 2 का 4th एक ही में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और 9 रस जो है, ये 9 रस हो जाएगा 3rd का सेठ गोविंद दास। और देव माया प्रपंच ये हो जाएगा देव का, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये तो हमने देख ही लिया, बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न को देखते हैं कि सूची 1 में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित करना है। आप देख सकते हैं कि पैटर्न 2019 तक किस तरह था, किस तरह पूछा जाता था, और 2020 में किस तरह चेंजिंग देखने को मिला डायरेक्ट। तो इसीलिए प्रश्न
कोई भी हो, प्रश्न से आपको ध्यान में रखना, पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आपको जो PYQ पूछे गए हैं अभी तक के सभी को एकदम बारीकी से 4th ऑप्शन के साथ आपको डिटेल्स में पढ़ना है, जिस तरह मैं करा रही हूँ। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो पैटर्न चाहे किसी भी तरह से चेंज करे, अगर आप क्वेश्चन को जान रहे हैं, आंसर को जान रहे हैं, तो आप बखूबी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप अच्छे से प्रश्न को देखें, आंसर को देखें, पैटर्न कोई भी हो, चाहे डायरेक्ट पूछे, इनडायरेक्ट पूछे, आपको कितना भी घुमाए फिराए, उससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपके हाथ अवश्य लगेगी। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न सिर्फ चेंज है, हालांकि देखिए वही है, प्रश्न वही पूछा गया है। जब मैंने 2004 से आपको 19 तक जितने भी प्रश्न करवाया है, क्या इसमें कोई भी अलग है? दिख रहा है आपको? कोई भी प्रश्न ऐसा है कि आप नहीं जानते हैं? जान रहे हैं, प्रश्न वही पूछा गया है, लेकिन इसका जो पूछने का तरीका इन्होंने थोड़ा सा बदल दिया है, बस इतना सा ही बात है। अगर आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना है? प्रश्न, और इसका जो डीपली अध्ययन आपको जरूरी है PYQ का, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो देखिए कि कवि वचन सुधा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। हिंदी प्रदीप किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है, बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, और सदादर्श जो है लाला श्रीनिवास दास जी का है। तो ए का थर्ड हो जाएगा, तो ए का थर्ड है, तो इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद मैं आपको जो है किस तरह से आपको नीचे छांटना है प्रश्न को कि कौन सा आपका सही होगा, हालांकि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है ये अपने दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के माध्यम से सही आंसर पर जा सकते हैं। तो ए का थर्ड हो गया। उसके बाद बी का किसका है? वी का फोर्थ है। तो बी का फोर्थ आप देख सकते हैं कि बस एक ही में है, तो यहीं से आपको ज़्यादा इसमें परेशानी भी नहीं होना पड़ेगा आपको। अगर आप सही से आप सोच समझ के आंसर को करते हैं तो एकदम आप आसानी से किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए कि मैंने कितना ही बार आपको कराया होगा ये, और कितना ही आसानी से आप कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि मम्मट जो है ये कब के हैं? 11वीं सदी के उत्तरार्ध के हैं। भामा जो हो जाएंगे ये कब के हैं? 6ठी सदी के मध्यकाल में है। शंकुक जो हो जाएंगे ये 9वीं सदी के आरंभ में है, और विश्वनाथ ये 14वीं सदी के हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़, अगर आप सही तरह से कर सकते हैं तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो बदलने दीजिए, कितना भी बदले पैटर्न उससे आपको मतलब नहीं है। आपका आंसर सही रहना चाहिए, प्रश्न सही आना चाहिए समझने के लिए, तो आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? नहीं आ रहा है पूरा, तो दिख रहा है आपको? पहला है कि उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण किसमें दिया गया है? दलित जीवन की नरकीय वास्तविकताओं का चित्रण, तो ये हो जाएगा नाच्यो बहुत गोपाल में। पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण, ये पढ़ती परिकथा में होगा। और पटना के महिला छात्रावास में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण, ये मैयादास की मारी में होगा। तो थोड़ा सा चलिए इसका देख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये दिख नहीं रहा था अच्छे से। तो देखिए कि उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण, ये समय सरगम का है, ठीक है। दलित जीवन की नरकीय वास्तविकताओं का चित्रण, ये नाच्यो बहुत गोपाल। उसके बाद पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण, ये मैयादास की मारी से संबंधित है। और पटना के महिला छात्रावासों में
पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण ये पढ़ती परिकथा में है। तो आप देख सकते हैं कि समय सरगम किसका है, कृष्णा सोबती का उपन्यास है। नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है। मैया दास की मारी भीष्म शाहनी का है। और पढ़ती परिकथा जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। तो सभी को मैंने फुल डिटेल्स में देखा, तो अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपका PYQ इसी तरह से करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वापसी, तीसरी कसम, माया दर्पण और परमात्मा का कुत्ता। तो सबसे देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन को मिला लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान है। परमात्मा का कुत्ता ये नगरीय जीवन की त्रासदी इसमें दिखाई गई है। तीसरी कसम में ये आंचलिक तत्व इसमें है। और माया दर्पण ये नारी स्वतंत्र है। और वापसी जो है पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता है। तो A का 4 हो जाएगा। तो A का 4 किस में है, तो A का 4 D ही में है, सिर्फ देख सकते हैं किसी में नहीं है। और 2 का 3rd होगा, तो 2 का 3rd है। 3rd का 2 है, तो 3rd का 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये माया दर्पण। और 4 का 1 हो जाएगा, जो कि पहले ही हम लोगों ने मिला लिया है, नगरीय जीवन की त्रासदी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो D ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए, तो ये तो बता ही दिया, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, वापसी जो है उषा प्रेमवदा की कहानी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये भी साथ में ध्यान रखना है, उसी का नाम है। अब फणीश्वर नाथ रेणु का है। माया दर्पण जो है निर्मल वर्मा की कहानी है। एवं परमात्मा का कुत्ता जो है मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सूची 1 में दी गई कृतियों को उनके लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो क्या है, अलमा कबूतरी, ये तो मैत्री पुष्पा का है, तो इसका तो यही हो जाएगा। छिन्नमस्ता ये प्रभा खेतान का है, ये 1993 का है, ये भी ध्यान में रखना है। और सूखते चिनार ये मधु कांकरिया का है। और परिजात जो है ये नासिरा शर्मा जी का है। तो 1 का तो 1 हो जाएगा, तो 1 का 1 तो B ही में है सिर्फ। और 2 का 4 हो जाएगा। और फिर 3rd का 2 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का 3rd हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो B ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि कभी कभी आंसर भी गलत देता है बुक में, तो इसीलिए मैं खुद से करती हूँ इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है। तो युयुत्सु जो है क्या है, तो ये जो है सत्याग्रही है। कौन, युयुत्सु। तो 1 को 3rd से मिलाना है। तो देखिए कि 1 को 3rd से कहाँ मिलाया गया है, तो देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन जो है पूरा बन जाएगा। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, लेकिन आपको पूरा मिलाना है, ठीक है। अश्वस्थामा क्या है, तो ये जो है ये पार्श्विक प्रतिहिंसक है, अश्वस्थामा को दिखाया गया है। संजय जो है ये क्या है, तो ये कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ हैं। और विदुर ये संशयग्रस्त दिखाया गया है। तो इस तरह C ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये वहाँ पर दिया गया है, जो कि दिखा दिया। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित करना है। तो लोकायतन कब का है, तो ये हो जाएगा 1964 का। आंसू 1925 का। भारत भारती 1912 का। और चित्रलेखा जो है 1935 का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये लोकायतन 1964 का जो कि सुमित्रा नंदन पंत का। आंसू 1925 जो कि प्रसाद जी का है। भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त का है। और चित्रलेखा जो है 1935 जो कि राम कुमार वर्मा जी का उपन्यास है। तो ये सभी को ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, और बने रहे चैनल के साथ।
आगे की सीरीज को कंटिन्यूअस देखने के लिए थैंक यू सो मच।